माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे और मन लगा करके जी जान से पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में तो हम आपको खाना खाने के बारे में, उसे पचाने के बारे में सिखा दिए थे। यानी कुल मिलाकर के जीभ में पोषण कैसे होता है उसके बारे में बता दिए थे। आज सांस लेने के बारे में सिखाएंगे कि किस तरीके से एक जीव जंतु सांस लेता है, या फिर कह सकते हैं कि किस तरीके से हम सांस लेते हैं। एक मानव किस तरीके से सांस लेता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, श्वसन प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो आज का क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास में शुरू से लेकर के अंत तक तो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्योंकि आज हम आपको वो क्वेश्चन बताएंगे जो सीधे सीधे आपके परीक्षा में टकराते हैं, सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वसन चैप्टर को बिल्कुल आसान भाषा में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच 2024 ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। जितना वेट करिएगा, जितना इंतजार करिएगा, समय उतना ही आगे निकलता जाएगा। आप लोग एक कहावत सुने होंगे कि आएगा क्या समय, समय तो टला जा रहा है, देखो अभी सुयोग्य तुम्हारे पास खड़ा है। तो इसलिए अभी भी सुयोग्य आपके पास खड़ा है, तो इंतजार मत करिए, इंतजार बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। समझ गए ना? इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो कोशिश करिए, इंतजार मत करिए, ठीक है? तो इस बैच में आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाएं। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैट्रिक 2024 में हमारा बेहतर नंबर आए, एकदम बढ़िया से नंबर लाएं, खूब नंबर लाएं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम, अपने जिला का नाम, अपने स्टेट का नाम रोशन करें, तो फिर आप लोग इस टॉपर बैच को जरूर ज्वाइन करें और यहां से अपने टॉपर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। और आप लोग का भारी डिमांड था कि सर बायोलॉजी का पीडीएफ, बायोलॉजी का पहला चैप्टर का पीडीएफ ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, जाकर के देख लीजिएगा एप्लीकेशन में। बायोलॉजी का पहला नंबर चैप्टर का पीडीएफ हम उसमें डाल चुके हैं, लेकिन जो पीडीएफ अभी हम डाले हैं वो और अपडेट होगा, ठीक है ना? क्योंकि हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि हम जो भी पीडीएफ इस बार डाल रहे हैं सब अपडेटेड वर्जन है, एकदम समझ लीजिए। तो यानी कि एकदम अपडेट 2024 के अनुसार हम पीडीएफ बना रहे हैं, ताकि जो क्वेश्चन पूछा जाए वो सीधा सीधा वहां से लड़े। तो अभी जो बायोलॉजी का पहला नंबर चैप्टर का हम पीडीएफ एप्लीकेशन में डाले हैं, टॉपर बैच में जो हम पीडीएफ डाले हैं, देखिएगा आप लोग, उसमें आज रात में और अपडेट होगा। क्योंकि अभी अगर आप लोग पीडीएफ खोलेंगे ना, उसमें फोटो वगैरह दिखाई नहीं देगा, कोई भी पिक्चर नहीं दिखाई देगा। जब रात में उसको खोलिएगा, उसमें सब कुछ फोटो वगैरह दिखाई देगा, क्योंकि वो अपडेट होगा। अभी हम जैसे ही क्लास खत्म करेंगे उसको अपडेट करेंगे, तो बिल्कुल वो अपडेटेड वर्जन आपको मिलेगा पीडीएफ का। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी चैप्टर का दूसरा नंबर। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात जो कि हम आपको बताना भूल गए, एक महत्वपूर्ण बात जो कि हम आपको बताना भूल गए। कहीं आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पहला नंबर चैप्टर करने के बाद फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करते, ये दूसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट कर दिए, इसका क्या कारण है? इसका भी कारण हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। सभी बच्चे पहले एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए फटाफट से आप लोग यह दो काम करिए, तो जल्दी जल्दी से आप लोग यह दो काम कर लीजिए, जल्दी जल्दी से आप लोग यह दो काम कर लीजिए। हम पहला नंबर चैप्टर के बाद दूसरा नंबर चैप्टर क्यों शुरू कर दिए? अभी दूसरा ही नहीं, तीसरा और चौथा चैप्टर भी आपको बायोलॉजी का ही पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे, इसके पीछे क्या कारण है, यह सब कुछ हम आपको बताएंगे। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए, ठीक है ना? पहले आप लोग क्लास को लाइक और शेयर करिए। जो बच्चे अपने खुद इस क्लास में जुड़े हुए हैं, अपने दोस्त के पास जरूर सेंड कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त को भी इसका बिल्कुल फायदा मिल सके। अपने फ्रेंड के पास, अगर आपके रिश्तेदार में कोई है भाई जो मैट्रिक का परीक्षा देंगे, तो उनको भी बोलिए, उनको भी जोड़िए, क्योंकि आप भी एक परिवार हैं, आप भी एक परिवार के सदस्य हैं, टारगेट बोर्ड का एक अहम हिस्सा है। तो फिर आपका कर्तव्य बनता है कि इस परिवार को बड़ा करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आके आपको इसके बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो पहला नंबर चैप्टर था प्यारे बच्चों, जो पहला नंबर चैप्टर आपका था, नाम क्या था उसका? जैव प्रक्रम। पहला नंबर चैप्टर का नाम था जैव प्रक्रम पोषण,
ठीक है ना। जैव प्रक्रम पोषण के बारे में हम आपको पहला नंबर चैप्टर में बताए। अगर आप लोग प्यारे बच्चों बीटीबीसी का बुक देखिएगा, यानी कि बीटीबीसी का अगर आप लोग बुक देखते हैं, जिसको आप लोग एनसीईआरटी भी बोल देते हैं, लेकिन है एक्चुअल में यह बीटीबीसी, समझ गए ना, है एक्चुअल में यह बीटीबीसी, जो कि बिहार बोर्ड का किताब है। किसका किताब है? बिहार बोर्ड का किताब है। अगर आप लोग इस किताब को देखिएगा तो इसमें प्यारे बच्चों जैव प्रक्रम में ही कौन कौन सा चैप्टर है? श्वसन चैप्टर भी इसी में सम्मिलित कर दिया गया है। इसके अलावा परिवहन चैप्टर इसी में सम्मिलित कर दिया गया है। परिवहन चैप्टर इसी में सम्मिलित कर दिया गया है। इसके अलावा उत्सर्जन चैप्टर भी इसी में सम्मिलित कर दिया गया है। हम भी जब पिछली बार पढ़ाए थे ना, 2023 में जब पढ़ाए थे, सॉरी 2023 वाले बच्चे को जब पढ़ाए थे, तो यह सब चैप्टर हम ना एक ही चैप्टर में सम्मिलित कर दिए थे, बस श्वसन को हम अलग से पढ़ा दिए थे। लेकिन इस बार हम वैसा नहीं करने वाले हैं। इस बार हम आपको पहला नंबर चैप्टर में तो जैव प्रक्रम पढ़ा ही दिए, अब हम आपको क्या करेंगे, देखिए अभी हम चैप्टर 2 में आपको पढ़ाएंगे श्वसन, उसके बाद फिर हम चैप्टर 3 में पढ़ाएंगे परिवहन, और उसके बाद चैप्टर 4 में, ध्यान रखिएगा, चैप्टर 4 में हम आपको पढ़ाएंगे उत्सर्जन। क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग यह वाला किताब देखे होंगे जो कि भारती भवन का किताब है। अगर आप भारती भवन किताब को उलटिएगा तो इसमें हूबहू इसी तरीके से दिया गया है, यानी कि अलग अलग चैप्टर करके। हालांकि चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 क्लास में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2-3 क्लास में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2-3 पन्ने का एक चैप्टर है, मात्र 2 से 3 पन्ना का एक चैप्टर है। जैसे श्वसन ही हो गया, मुश्किल से हमें लगता है कि 2 क्लास मैक्सिमम जाएगा तो 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। परिवहन 2 क्लास खत्म, और उसके बाद उत्सर्जन 2 क्लास में खत्म। छोटा छोटा चैप्टर है, इसलिए ना हम इन तीनों चैप्टर को इसी में हम जोड़ देते थे। लेकिन इस बार चूंकि हम लॉन्ग टर्म में पढ़ा रहे हैं, एकदम बारीकी से पढ़ा रहे हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा रहे हैं, तो हम सोचे क्यों ना इसको अलग अलग ही कर दिया जाए। तो बताइए अलग अलग करके हम अच्छा किए कि नहीं किए? अलग अलग ही आप लोग पढ़ना चाहते हैं या फिर जैव प्रक्रम में ही पूरा पढ़ना चाहते हैं? जरा एक बार कमेंट करके बता दीजिए, अलग अलग पढ़ना चाहते हैं या फिर जैव प्रक्रम में ही आप लोग पूरा पढ़ना चाहते हैं? जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए, फटाफट से सारे बच्चे कमेंट करके पढ़ा दीजिए, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए। अलग अलग पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, या फिर एक ही में सबको लपेट सपेट दें, दही चूड़ा कर दें? जल्दी से। अलग अलग सर, बहुत अच्छी बात है भाई, हमें भी उम्मीद था कि आप लोग को अलग अलग ही पसंद आएगा और अलग अलग में आप लोगों को ज्यादा समझ में भी आएगा, इसलिए हम सबको अलग अलग कर दिए हैं। तो आप लोगों को हम जैव प्रक्रम ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है, जैव प्रक्रम ऑलरेडी हम कंप्लीट करवा दिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं श्वसन, जिसको अंग्रेजी में रेस्पिरेशन बोलते हैं। श्वसन, जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। तो किस तरीके से श्वसन होता है इसके बारे में आज आपको हम एकदम विस्तार से बताएंगे। तो बस आप लोग अगले 1 घंटे के लिए ना अपना दिमाग एकदम कंसंट्रेट कर लीजिए हमारी तरफ। हम जो बोलेंगे आपका कान सिर्फ उसी को सुनेगा, हम जो लिखेंगे आपका आंख सिर्फ उसी को देखेगा। ऐसा कसम खा लीजिए, तब आपको यह चैप्टर समझ में आ जाएगा। समझ गए ना? तब आपको यह चैप्टर समझ में आ जाएगा। कहा जाता है प्यारे बच्चों, देखिए 2 मिनट हम आपको मोटिवेट करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगर नौका चलाने वाला, नाव चलाने वाला अगर पानी के लहरों से डरा जाएगा, फिर वो कभी नौका चला ही नहीं सकता है। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, लेकिन क्या गिरना गिरकर उसकी बेकार नहीं होती? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। एक छोटा सा चींटी जिसको आप कब पैर के नीचे दबा दे, कब वो मर जाए, कब उसका जीवन समाप्त हो जाए, कोई नहीं जानता है। लेकिन वो चींटी भी जब अपना मेहनत करती है ना, तो एक बार में अगर दाना लेकर के दीवार पर नहीं चढ़ पाती है, 100 बार, 1000 बार, जब तक वो चढ़ ना जाए तब तक प्रयास करती है। कहीं आप लोग उससे तो अच्छे हैं ना, आप लोग मानव है, आप लोग तो 1000 बार नहीं 1,00,000 बार कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप 2 बार भी कोशिश करने से हिचकिचाते हैं, 2 बार भी नहीं, 1 बार भी कोशिश नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए, समझ गए ना? कोशिश आप लोग जरूर करिए। चलिए, तो चलिए मेरे शेर, अब हम आगे बढ़ते हैं और उम्मीद है आप लोग इस बैच को जरूर परचेज करेंगे और बहुत जल्द परचेज करेंगे। हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप लोग यहां पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं बायोलॉजी। अब हम लोग प्यारे बच्चों क्या देख रहे हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी का दूसरा नंबर चैप्टर श्वसन, अंग्रेजी में रेस्पिरेशन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। श्वसन एक अहम प्रक्रिया है, श्वसन एक अहम हिस्सा है हमारे जीवन का। अगर आप लोग श्वसन क्रिया ना करें, तुरंत ऊपर चले जाएंगे। आप लोग एक बात ईमानदारी से बताइएगा, आप लोग अपना सांस
कितना देर तक रोक सकते हैं मैक्सिमम? अगर आप लोग नाक मुंह बंद कर लें तो कितना देर तक अपने सांस को रोक सकते हैं? कुछ बच्चे बोलेंगे सर 40 सेकंड, कुछ बोलेंगे 50 सेकंड, कुछ बोलेंगे सर हमें बहुत ज्यादा स्टेमिना है, हम 1 मिनट तक रोक सकते हैं। एकदम ईमानदारी के साथ बताइए कितने देर तक रोक सकते हैं, जरा एकदम ईमानदारी के साथ बताइएगा कितने देर तक आप रोक सकते हैं? अगर आपको बोला जाए कि सांस रोको प्रतियोगिता, जो जीतेगा उसको इनाम मिलेगा, तो कितना देर तक सांस रोक सकते हैं? ठीक है, 1 मिनट तक? अरे वाह, 2 मिनट, तो कुछ बच्चे 2 मिनट भी बोल रहे हैं। कुछ बच्चे हो सकता है कि सांस रोक भी लिए होंगे। ज्यादा मत रोकिएगा, नहीं तो कहीं ऊपर चले जाइएगा। मैं भगवान न करे कभी ऐसा हो भाई, हमारे परिवार का कोई भी सदस्य को कुछ ना हो, किसी परिवार के, हमारे परिवार के किसी भी सदस्य में कोई विपत्ति ना आए, हम भगवान से यही दुआ करते हैं। बस मजाक। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अपना सांस मत रोकिएगा, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। चलिए, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं श्वसन। श्वसन होता क्या है? अच्छा, अगर आप लोगों से हम पूछे कि श्वसन का परिभाषा दीजिए, आप लोग क्या परिभाषा दीजिएगा? अगर हम आप लोगों से यह पूछें कि श्वसन का परिभाषा दीजिए, आपका परिभाषा क्या होगा? आप लोग तो एक लाइन में बोल सकते हैं, सर जी सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन कहते हैं उसको। क्या यही परिभाषा होगा? ये तो नर्सरी क्लास वाला बच्चा भी नहीं बताएगा ये परिभाषा, समझ गए ना? वो भी जानता है थोड़ा बढ़िया इससे परिभाषा। आप लोग तो 10th क्लास में पहुंच चुके हैं। आप लोगों से अगर हम पूछें बताइए श्वसन का परिभाषा क्या होगा, तो क्या आप लोग बोलेंगे? सांस लेना और छोड़ना को श्वसन कहते हैं? बिल्कुल गलत बात है। यह परिभाषा बिल्कुल उचित नहीं है आपके लिए, 10th क्लास के लिए तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि श्वसन क्रिया हमारे लिए कितना जरूरी है। समझ गए ना? श्वसन का परिभाषा तो हम आपको बताएंगे ही, श्वसन क्रिया हमारे लिए कितना जरूरी है यह भी बताएंगे। क्या हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या हमें एनर्जी मिल जाता है? अच्छा, एक बात हम आपसे पूछते हैं, सिर्फ हां और ना में जवाब बताइएगा, ठीक है ना? सिर्फ हां और ना में जवाब बताइएगा। अगर हम लोग बोले कि वायु से हमें एनर्जी मिलता है, क्या आप लोग विश्वास करेंगे, हां या ना? अगर हम यह बोलें कि हमें वायु से, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमें ऑक्सीजन से, हम यह बोल सकते हैं कि हमें ऑक्सीजन से यानी कि O2 से हमें एनर्जी मिलता है, आप लोग विश्वास करेंगे? यह बात सही है, हां या ना? सिर्फ यस और नो में कमेंट करिए। क्या हम अगर बोल दें आपको कि क्या ऑक्सीजन से एनर्जी मिल सकता है, आप लोग हां या ना क्या बोलेंगे? हाँ, कुछ बच्चे तो हाँ बोल रहे हैं, कुछ बच्चे अंदाजे मार दिए होंगे कि लगता है कि सर के मियाज हाँ वाला है तो मार देते हैं हाँ में ही। लेकिन हाँ, आपका जवाब अगर हाँ है तो बिल्कुल सही है। वायु से हमें एनर्जी मिलता है और वायु से ही एनर्जी मिलता है, यह बात भी सही है। अगर वायु ना होना तो खाना पीना खाने से एनर्जी नहीं मिलता है। खाना पीना खाने से सिर्फ एनर्जी नहीं मिलेगा, जब तक वायु ना हो, जब तक हम लोग श्वसन न लें, जब तक हम लोग सांस न लें, एनर्जी मिलने वाला नहीं है। समझ गए? चलिए, किस तरीके से सब कुछ होता है पहले हम आपको एकदम विस्तार से बताएंगे, लेकिन ध्यान से समझ लीजिए पहले आप लोग श्वसन का परिभाषा, कि श्वसन का परिभाषा आखिर होता क्या है, ध्यान से जरा समझिएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना। हमारे शरीर में ना बच्चों ढेर सारा कोशिका है, हमारे शरीर में ढेर सारा कोशिका है और शरीर के हर एक अंग में कोशिका है। यहां पर भी कोशिका है, यहां पर भी कोशिका है, यहां पर भी लाखों की संख्या में कोशिका है, बहुत ज्यादा कोशिका है। अगर किसी के गाल पर एक थप्पड़ कस के मार दिया जाए, अगर किसी के गाल पर एक थप्पड़ कस के मार दिया जाए ना, यहां का कोशिका बहुत सारा मर जाएगा, बहुत सारा कोशिका मर जाएगा। समझ गए? बहुत सारा कोशिका मर जाएगा, फिर यहां पर नया कोशिका बनेगा। तब ना देखते हैं कि जो कहां के कोरिया, एक देश का नाम है, एक देश का नाम है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कोरिया, ठीक है ना? उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया आप लोग बोलते होंगे, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया आप लोग बोलते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि कोरिया की जो लड़कियां होती है ना, बहुत सुंदर होती है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। अब आप लोग गूगल पर सर्च मत कर लीजिएगा कि कोरियाई गर्ल्स इमेज, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा मैटर। देखिए, अब यहां पर प्यारे बच्चों, कोरिया की जो लड़की होती है, कहा जाता है ऐसा कि कोरिया की जो लड़की होती है ना, यह क्या होती है, बहुत ज्यादा सुंदर होती है, सुंदर होती है। क्या इसके लिए कोई स्पेशल फेयर लवली निकला है क्या? कोई स्पेशल इसके लिए फेस वॉश है क्या? कोई स्पेशल मेकअप करती है, कोई स्पेशल मसाज होता है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो कोरिया की लड़कियां होती है ना, अपने गाल पे थप्पड़ मरवाती है, ठीक है? अब कहीं भारत की लड़कियां भी न मरवाना शुरू कर दे आज के बाद से कि हमारे भी गाल पर थप्पड़ मारो, फिर महात्मा गांधी वाला बात हो जाएगा, ठीक है ना?
हाँ, ध्यान से समझिएगा। ऐसा कहा जाता है, हम भी एक दो जगह पर पढ़े हैं कि कोरिया की जो लड़की होती है ना, वो अपने गाल पर थप्पड़ मरवाती है, ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग के पास सैलून में जाते हैं तो क्या होता है भाई, एकदम बढ़िया से फेयर लवली मसाज होता है, लेकिन कोरियाई लड़की क्या करती है, अपने गाल पर हमेशा इस तरीके से थप्पड़ मारते रहती है। क्यों पता है? क्योंकि जो जीवित कोशिका है वो मर जाए और पुनः नया कोशिका बने, और जब नया कोशिका बनेगा तो यहाँ का जो मांसपेशी है उसका विकास होगा, बढ़िया से विकास होगा, तो हमारे स्किन में क्या आएगा, निखार आएगा, ठीक है ना। अब सभी लड़कियां अपने अपने गाल पर डेली 50 लप्पड़ मारना, ये बिल्कुल आपको गोरा कर देगा, ठीक है ना। ऐसा कभी ट्राई भी मत करिएगा, ये मत बोलिएगा कि हमारे बड़े भैया प्रिंस सर जी बोले थे कि थप्पड़ मारना, बिल्कुल भी नहीं, एक एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है ना। चलिए। हम्म। अब भाई अपने बहन को मार सकते हैं, भाई अपने बहन को मार सकते हैं कि लाओ दीदी हम तुम्हारा, हम तुमको गोरा कर देते हैं, थप्पड़ दे दो तीन, उसके बाद बोले कि देखो ऐनक में जाकर के कुछ तो कुछ ना कुछ तो गोरा जरूर हो गई होगी, ठीक है। ऐसा कभी मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस भाई बहन में प्यार होना चाहिए, हम सबों में प्यार होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए, कोशिका की जहां तक बात है तो हमारे शरीर के सभी अंग में कोशिका है, समझ गए ना, हमारे शरीर के सभी जगह पर कोशिका है, ठीक है। होता क्या है कि जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ा तक जाता है, और फेफड़ा के बाद से क्या ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है क्या? क्या आप लोग अभी तक यही सोच रहे थे कि सांस लेते हैं, फेफड़ा में जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन करके बाहर निकल जाता है? ऐसा नहीं है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। जो भी हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेते हैं ना, वो फेफड़ा में तो जाता है, फेफड़ा में जाने के बाद वो हमारे कोशिकाओं की ओर जाता है। कहां जाता है? कोशिका में चला जाता है, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। वायुमंडल के जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है उसको हम लोग सांस के रूप में लिए, वो शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा शरीर के अंदर से निर्मित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शरीर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग श्वसन कहते हैं, समझ गए ना। यानी वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाना और हमारे शरीर में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी कोशिकाओं से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, इसी को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो आज के बाद यह वाला परिभाषा बोलिएगा, ये मत बोलिएगा कि सांस लेना और छोड़ना को श्वसन कहते हैं। बिल्कुल बच्चा क्लास वाला परिभाषा है, नंबर आपको उतना ही मिलेगा जितना एक बच्चे को चॉकलेट के हिसाब का मिलता है, ठीक है ना। तो वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा शरीर के अंदर से निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और श्वसन बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत फास्ट नहीं होता है। फास्ट तब होता है जब हम लोग दौड़ते हैं, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जब हम लोग कोई हार्ड वर्क करते हैं। देखते होंगे ना, कोई धावक जब दौड़ता है, जब दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है तो क्या होता है? हांफने लग जाता है, इस तरीके से। देखिए हम आपको पिक्चर भी दिखा देते हैं, इस तरीके से वो क्या करता है? हांफना शुरू कर देता है, इस तरीके से। क्या होता है वो? इस तरीके से वो हांफना शुरू कर देता है, एकदम मुंह फाड़ करके और हांफना शुरू कर देगा। जब व्यायाम करके कोई आता है, जब कोई एक्सरसाइज करता है ना, एकदम मुंह इस तरीके से हांफना शुरू कर देता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर प्यारे बच्चों आपको हम बताएंगे कि आखिर व्यक्ति हांफता क्यों है। ये क्या हुआ? समझ गए ना? यहां तक आप लोग को समझ में आ गया? बताइए, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? तो ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन गया, हर एक कोशिकाओं तक पहुंचा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वसन एक उपचय मंद दहन का मंद दहन का उदाहरण है, समझ गए ना। श्वसन क्या है? एक मंद दहन का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। मंद दहन यानी कि यह प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है, तेजी में नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, जिसमें लगातार जैव ऊर्जा की खपत होती रहती है, लगातार ऊर्जा का खपत होता है। अब देखिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से सब काम होता है, ध्यान से समझिएगा। हवा में चूंकि ऑक्सीजन है, हवा को हम अपने फेफड़ा में लेते हैं। जब हम लोग नाक से सांस लेते हैं या फिर मुंह से सांस लेते हैं, वह कहां जाता है? हमारे फेफड़ा में पहुंचता है। दो फेफड़ा है, एक इधर और एक इधर, समझ गए। तो हवा कहां जाता है? हमारे फेफड़ा तक पहुंचा। अब देखिए फेफड़ा में जब ऑक्सीजन पहुंचा तो वह हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है।
तो जिस तरीके से एक नली लगा हुआ है, नाक से फेफड़ा तक एक नली है, समझ गए ना, नाक से फेफड़ा तक एक नली है, उसी नली से होते हुए क्या जाता है, हवा जाता है। तो क्या फेफड़ा से कोशिका तक के लिए भी नली लगा हुआ है? अब कोशिका तो ढेर सारा है, लाखों की संख्या में कोशिका है, तो क्या सब कोशिका में नली लगा हुआ है? सब कोशिका में नली के माध्यम से ऑक्सीजन जाता है? बिल्कुल नहीं। तो किस चीज से जाता है सर? तो किस चीज से जाता है? तो जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? हीरो होंडा से जाता है। समझ गए ना? जवाब क्या होगा? हीरो होंडा से जाता है, अपाची से जाता है। क्या यही होगा? बिल्कुल नहीं, हेमोग्लोबिन की सहायता से जाता है। किस चीज की सहायता से जाता है? हेमोग्लोबिन की सहायता से। हेमोग्लोबिन मतलब समझते हैं बबुआ? हेमोग्लोबिन मतलब समझते हैं कि क्या होता है? किस जानवर का नाम है हेमोग्लोबिन? समझते हैं हेमोग्लोबिन मतलब? अरे जिस चीज के कारण खून का रंग लाल होता है ना, वही होता है हेमोग्लोबिन। समझ गए? जिस चीज के कारण खून का रंग लाल होता है उसी को कहते हैं हेमोग्लोबिन। तो जब हम ऑक्सीजन को नाक से लेते हैं और नाक से लेने के बाद जब वह हमारे फेफड़ा में पहुंचा, जैसे ही वह हमारे फेफड़ा में पहुंचता है, उसके बाद फेफड़ा में ऑक्सीजन पर वह फेफड़ा में जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचा, वो ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ जाकर के घुल मिल जाता है। समझ गए ना? वो हेमोग्लोबिन के साथ क्या होता है? घुल जाता है। और हेमोग्लोबिन, चूंकि खून तो हमारे पूरे शरीर में दौड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वह हर एक कोशिका तक जा रहा है। खून हमारे हर एक कोशिका तक है, तो खून के मदद से ऑक्सीजन हमारे हर एक कोशिका तक चला जाता है। समझ गए? खून के मदद से हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन चला जाता है। समझ गए ना? अब देखिए क्या होता है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं, आपको पहले चैप्टर में बताए थे कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो वह ग्लूकोज के रूप में हमारे कोशिका में जाकर के जमा रहता है। समझ गए ना? हम लोग खाना जो भी खाते हैं वो वह ग्लूकोज के रूप में हमारे कोशिका में जाकर के जमा है। तो अब जरा एक बात यहां से आप लोग कंफर्म ध्यान से समझ लीजिएगा। ध्यान से एक बात आप लोग समझिएगा कि जो भी हम लोग खाना खाए, अगर हम लोग खाना खाते हैं, रोटी चावल कुछ भी खाए, तो खाना जो है ना हमारे शरीर में जाने के बाद किस चीज में बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। किस चीज में? ग्लूकोज में बदल जाता है। अच्छा, ग्लूकोज का जरा एक बार बता दीजिए आप लोग कि रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जरा एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? जरा एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। ठीक है ना? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताइए। बहुत बढ़िया, C6H12O6। केमिस्ट्री में भी हम आपको बताएंगे, यह होता है ग्लूकोज का अणुसूत्र। ठीक है? तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं, यह हमारे कोशिका में जाकर के कहां पर ग्लूकोज जमा रहता है? तो हमारे कोशिका में। अच्छा, कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। CELL। समझ गए ना? CELL, सेल कहते हैं। समझ गए ना? देखिए, सेल का दो तीन अर्थ होता है, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग। एक सेल मतलब तो कोशिका हो गया, एक सेल मतलब बेचना होता है, एक सेल मतलब बैटरी होता है। कंफ्यूज मत करिएगा, एक शब्द का ना दो तीन अर्थ निकलता है। अगर हम सेल बोलते हैं तो इसका मतलब तीन अर्थ है। सेल मतलब कोशिका, सेल मतलब बैटरी, सेल मतलब किसी चीज को बेचना। समझ गए? लेकिन यहां पर जो हम सेल की बात कर रहे हैं, यह किसका शाब्दिक अर्थ है? कोशिका। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका में ना भोजन जो हम लोग करते हैं, जो भी हम लोग खाना खाए, खाना खाने के बाद कोशिका में ग्लूकोज के रूप में सब खाना जाकर के वहां बैठ जाता है। समझ गए ना? जो भी खाना खाए उसमें जो पोषक तत्व है सब ग्लूकोज बन गया, और ग्लूकोज बन करके यह कोशिका में जाकर के बैठा रहता है, कोशिका में। अब जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग सांस लिए तो ऑक्सीजन गैस गया। ऑक्सीजन गैस जब हमारे फेफड़ा में गया, फेफड़ा में के बाद और हेमोग्लोबिन से होकर के कहां गया? हमारे सब कोशिका में जाता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन कोशिका में पहुंचता है, वहां पर तो ग्लूकोज पहले से इंतजार कर रहा है ऑक्सीजन का कि बेटा तू जल्दी से हमारे पास आ जा और हमको तोड़ दे। समझ गए ना? क्योंकि जब ग्लूकोज टूटता है तभी एनर्जी मिलता है। ग्लूकोज अगर नहीं टूटेगा ना तो एनर्जी आपको मिलने वाला नहीं है। खाना खा लिए, खाना खाने के बाद आप सांस मत लीजिए, एनर्जी आपको नहीं मिलेगा। समझ गए ना? खाना खाने के बाद आप सांस नहीं लीजिएगा, एनर्जी नहीं मिलेगा। तो ग्लूकोज जैसे ही हम लोग खाना खाए, सेल यानी कोशिका में ग्लूकोज जाकर के बैठा हुआ है। अब जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन पहुंचा कहां में? कोशिका के पास। तो जब इसके साथ जाकर के ऑक्सीजन मिलता है, ध्यान से समझिएगा, जितना बारीकी से बता रहे हैं ना, इतना बारीकी आपको किताब में भी नहीं मिलेगा। तो ग्लूकोज जो है ना वह इंतजार करते रहता है, किसका? ऑक्सीजन का। क्योंकि जब ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज मिलता है तो ग्लूकोज टूटता है।
टूटता है तब वहां से एनर्जी मिलता है। तो जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जाके मिला तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, सबसे पहला चीज का जो निर्माण होता है ना वह है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन जैसे ही ग्लूकोज के साथ मिला कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, प्लस में H2O, कुछ जल भी बन जाता है, और प्लस में प्यारे बच्चों ऊर्जा बनता है, और इसी ऊर्जा के बदौलत हम लोग कोई काम कर पाते हैं। समझ गए ना, ऊर्जा बनता है और उसी ऊर्जा के बदौलत हम लोग कोई काम कर पाते हैं। इसी चीज को हम यहां पर एकदम समीकरण के रूप में लिख दिए हैं, संतुलित करके लिख दिए हैं। आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा, हम फिर से यहां पर फ्रेश करके एकदम लिख दे रहे हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, इसको लिखते हैं C6H12O6, प्लस में इसके साथ जाकर के क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, जो हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। ठीक है, क्या बन गया, CO2 बन गया, प्लस में H2O बन गया, और प्लस में ऊर्जा। इसी ऊर्जा के बदौलत हम लोग काम कर पाते हैं। इसको संतुलित करने के लिए कुछ नहीं करना है, 6 यहां पर लगा देना है, 6 यहां पर लगा देना है, और 6 यहां पर लगा देना है, संतुलित हो जाएगा। मिलाकर के देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, संतुलित हो जाएगा। तो अब आप लोग को पता चल गया कि सिर्फ खाना खाने से एनर्जी नहीं मिलता है, खाना के साथ साथ सांस लेते हैं तब जाकर के एनर्जी मिलता है। बताइए, क्या यह बात आपको पहले से पता था? बताइए जल्दी जल्दी से, क्या यह बात आपको पता था? ठीक है ना। अच्छा, एक बच्चे का कमेंट है कि सर माइक्रोकॉन्ड्रिया में बनता है सर एनर्जी। माइक्रोकॉन्ड्रिया कहां में होता है? कोशिका के अंदर ही तो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। वो उस माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में आगे आपको बताएंगे। फिलहाल आप लोग कोशिका समझिए ना बाबू। अगर आप माइक्रोकॉन्ड्रिया का नाम जानते हैं तो सोच करके रखिए कि हम बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, बाकी लोग जो है भाई उतने विशेषज्ञ नहीं है, उनको बताने की आवश्यकता है। समझ गए? तो ध्यान से समझिएगा। अब आपको क्या पता चल गया ना, अब आपको यह बात पता चल गया कि सिर्फ एनर्जी खाना खाने से नहीं मिलता है, सांस लेते हैं तब जाकर के एनर्जी मिलता है। क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, वो अंदर जाकर के ग्लूकोज को तोड़ता है, और ग्लूकोज जब टूटता है तब कार्बन डाइऑक्साइड भी बना, जल भी बना, सॉरी यहां पर H2O, जल भी बना, और इधर ऊर्जा भी बनता है। ऊर्जा का प्रयोग तो बाबू हो जाता है हमारे शरीर के काम करने में, कोई काम करते हैं तो ऊर्जा। यह जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यह पुनः वापस फेफड़े में आता है, कोशिका से पुनः वापस फेफड़े में आता है, और फेफड़े के बाद फिर नाक के रास्ते इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तब ना कहते हैं कि ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और CO2 गैस हम लोग छोड़ते हैं। तो हमारे मशीन लगा हुआ है हमारे अंदर, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने वाला। समझ गए? बताइए, यहां से आप लोग को कोई दिक्कत है? हम्म हम्म? फटाफट से बता दीजिए आप लोग, फटाफट से आप लोग बता दीजिए। हो गया ना? अरे आपका कल फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था कल आपका। कल हम आपको बताए थे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। अगर आप कल वाला पूरा क्लास देखे होंगे ना तो उसमें हम आपको बताए थे कि अगले क्लास में ना हम आपको बताएंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। सबसे अंतिम में जाकर के देख लीजिएगा, कल हम आपको बोले थे कि हम आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताएंगे। और यह जाइलम और जो फ्लोएम है ना, यह आपका परिवहन चैप्टर में पढ़ना है। किस चैप्टर में? परिवहन चैप्टर में। तो इसलिए ना हम आज स्थगित कर दिए आपको। देखिए यहां पर बताया ना, जाइलम और फ्लोएम परिवहन चैप्टर में पढ़ना है। कल हम आपको बोले थे कि रक्त के बारे में बताएंगे, हृदय के बारे में बताएंगे, यह सब आपको हृदय के बारे में तो इसी के श्वसन में ही पढ़ना है। और आपको बताए थे ना रक्त सब के बारे में, यह सब आपको परिवहन चैप्टर में हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो चिंता मत करिए, कल वाला चैप्टर समाप्त हो गया था, आज यहां से एक अलग चैप्टर हम शुरुआत किए हैं, श्वसन। बताइए, यह वाला स्लाइड आपको समझ में आ गया? यह वाला स्लाइड समझ में आ गया? तो क्या हुआ, हवा से हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां जाता है? हमारे फेफड़े में जाता है। फेफड़े से कहां जाता है? कोशिका में जाता है। और कोशिका में पहले से ग्लूकोज है जो कि ऑक्सीजन का इंतजार कर रहा है कि तू कब और हमको तोड़ दो। ग्लूकोज के साथ जाकर के जब क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, तो क्या बनता है? CO2 बनता है, और प्लस में ऊर्जा, और प्लस में कुछ जल का भी निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर आप लोग CO2 प्लस में ऊर्जा, यहां पर अगर आप लोग अंतिम में जोड़ना चाहे ना तो प्लस में H2O जोड़ सकते हैं। समझ गए? यहां तक सारे बच्चे को समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब उसके बाद हम आपको श्वसन के प्रकार के बारे में बताएंगे।
अब उसके बाद हम आपको श्वसन के प्रकार के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तब तक आप लोग ये बता दीजिए, कोई व्यक्ति जब सांस लेता है ना तो उसका हृदय धड़कता है। आप लोग ये बताइए कि मानव का हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। कुछ क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको बताना होगा, जल्दी जल्दी से बताइए। तो मानव का हृदय जो है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, जरा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। जल्दी से, कुछ नोट्स है जिसको हम अभी कॉपी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए तो, मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। चलिए, 72 बार। ये 70 बार कमेंट कौन कर रहा है जी? 70 बार, 70 से 72 बार हो सकता है, 70 बार तो कभी नहीं होगा। जल्दी जल्दी से। हाँ, 72 बार। अगर 72 बार बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है 72 बार। हाँ, बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है 72 बार। जो बच्चे 72 बार बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए, ठीक है, 72 बार बिल्कुल सही जवाब है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा हृदय धड़कता है, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 70 से 72 बार। अब चलिए श्वसन के प्रकार के बारे में हम आपको बताते हैं, श्वसन के प्रकार के बारे में हम आपको बताते हैं। तो ध्यान से, श्वसन के बारे में पूरा बेसिक समझ गए ना। अब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कंसेप्ट में डाउट तो नहीं है? कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है? कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है? अच्छे तरीके से बता दीजिए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है? कंसेप्ट क्लियर है? चलिए, तो अब प्यारे बच्चों हम आपको अगले स्लाइड में लेकर के चलते हैं और आपको बताते हैं श्वसन के प्रकार। आज सिर्फ हम आपको श्वसन का बेसिक चीज बताएंगे, श्वसन का रहस्य बताएंगे, बेसिक चीज। देखिए, श्वसन के प्रकार, श्वसन आखिर होते हैं कितने प्रकार के? आप बोलेंगे कि सर श्वसन के भी प्रकार होता है क्या? सांस लेने का भी कोई प्रकार होता है, टाइप होता है? बिल्कुल होता है। आप लोग कहेंगे सर एक ही तरह की सांस लेते हैं, बस नाक से छोड़ते हैं, सॉरी नाक से लेते हैं और नाक से ही छोड़ते हैं। ठंडा के दिन में जब नाक जब जाम कर जाता है तो मुंह से सांस लेते हैं। देखते हैं ठंडा के दिन में ना क्या होता है कि नाक सर्दी के कारण जाम कर जाता है, ठीक है। रात में सोए हैं, सुबह उठते देखें नाक जाम है तो मुंह से सांस लेते हैं, होता है ना। यानी कि नाक और मुंह दोनों से हम लोग सांस ले सकते हैं। तो क्या श्वसन के प्रकार के बारे में आपको जानने की इच्छा है? श्वसन के प्रकार दो होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है बच्चों ऑक्सी श्वसन और दूसरा होता है अनऑक्सी श्वसन। समझ गए? ऑक्सी और अनऑक्सी। ऑक्सी का ही दूसरा नाम होता है वायवीय श्वसन और अनऑक्सी का दूसरा नाम होता है अवायवीय श्वसन। याद रहेगा? याद रहेगा आपको? जल्दी से एक बार बताइए। याद रहेगा? तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सी को ही वायवीय कहा जाता है और अनऑक्सी को अवायवीय कहा जाता है। चलिए बारी बारी से दोनों के बारे में हम आपको विस्तार से समझाते हैं। ऑक्सी श्वसन होता क्या है? ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। यानी कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे कहते हैं ऑक्सी श्वसन। और सीधे इसका उल्टा होता है अनऑक्सी श्वसन, जिसको अवायवीय श्वसन भी कहते हैं, कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अगर संपन्न हो तो उसे कहते हैं अनऑक्सी श्वसन। नाम से ही लग रहा है ऑक्सी, ऑक्सी, ध्यान ध्यान से समझिएगा, ऑक्सी, ठीक है ना। अगर इसमें जन लगा दिया जाए तो ऑक्सीजन बन जाएगा। यानी कि ऑक्सी का मतलब हुआ ऑक्सीजन के उपस्थिति में और अनऑक्सी, अनऑक्सी मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। तो यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन के उपस्थिति में अगर श्वसन क्रिया हो रहा हो तो उसे कहते हैं ऑक्सी श्वसन, और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा हो तो उसे कहते हैं अनऑक्सी श्वसन। अब आप लोग के मन में एक विचार आया होगा, सर श्वसन ऑक्सीजन के बिना ये कैसे संभव है? आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर श्वसन ऑक्सी अब देखिए जरा ध्यान से हमारा बात समझिए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप तो बोले थे कि सिर्फ पहला चैप्टर होगा यहाँ पर, बाकी सब चैप्टर होगा एप्लीकेशन पर। कुछ बच्चों का एक कमेंट है कि सर आप तो बोले थे कि पहला चैप्टर होगा। बच्चों यह जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना,
श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब पहला चैप्टर का ही पार्ट है, पहला चैप्टर का ही पार्ट है। हम उसे अलग अलग 3-4 चैप्टर बना दिए हैं। आप लोग जाकर के BTBC वाला बुक देख लीजिएगा, ये सब पहला चैप्टर ही है, समझ गए ना। दूसरा नंबर चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या नाम है? नियंत्रण एवं समन्वय, 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 समझ गए ना, नियंत्रण एवं समन्वय। दूसरा नंबर चैप्टर यहां से शुरू होता है और यहां से आप लोगों को एप्लीकेशन पर क्लास मिलेगा, समझ गए ना, यहां से आप लोगों को एप्लीकेशन पर क्लास मिलेगा, समझ गए, समझ गए ना। तो यह सब जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, श्वसन, परिवहन, ऑक्सीजन, ये सब पहला चैप्टर का ही पार्ट है, लेकिन हम इसे अलग अलग, अलग अलग, यह बस एक टॉपिक के बराबर है, या एक चैप्टर के बराबर है, टॉपिक के बराबर है, लेकिन अगर आप इसे एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए बस हम इसे अलग किए हैं, समझ गए ना। कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, एक एक चीज को कॉपी में लिखिएगा, समझ गए। अरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पूरा कंप्लीट करवाएंगे ना, जय प्रक्रम, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, उस समय ऑब्जेक्टिव का हम टेस्ट लेंगे, समझ गए। अभी पहला चैप्टर खत्म कहाँ हुआ है, ये सब भी पहला का ही पार्ट है, हम इसे क्या कर दिए हैं, या फिर भारतीय भवन में आपको अलग अलग चैप्टर में मिलेगा, समझ गए। तो बस ध्यान से आप लोग समझिए। चलिए, तो आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ऑक्सीजन में हम सांस के रूप में हम लोग ऑक्सीजन तो लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना श्वसन, या सर हमें कुछ हजम नहीं हो रहा है। बिल्कुल आपको हजम करना होगा। श्वसन की क्रिया दो प्रकार की होती है, एक ऑक्सी और एक अनॉक्सी, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन के जो उपस्थिति में हो उसे ऑक्सी, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसे अनॉक्सी। अब आगे आपको हम यह भी बताएंगे कि किस तरीके से ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, समझ गए, किस तरीके से ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, यह हम आपको बताएंगे। क्या चीज? यह हम आपको जरूर बताएंगे, समझ गए ना, समझ में आया, समझ में आ गया। चलिए आगे आपको हम इस चीज के बारे में विस्तार से बताएंगे कि कैसे ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया किया जाता है, कैसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है। अभी तो हम आपको बताए कि देखिए भाई, ग्लूकोज तो बिना ऑक्सीजन के टूटेगा नहीं, अभी तो हम आपको यही ना बताए कि ग्लूकोज को जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वह टूटेगा नहीं, लेकिन फिर कैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में टूट जाता है यह भी हम आपको आगे बताएंगे। चलिए, तो यहां पर ऑक्सी और अनॉक्सी सारे बच्चे समझ गए। हम एक एक टॉपिक को ना इतना बार बताते हैं, इतना बार बताते हैं, इतना बारीकी से, इतना सरल भाषा में, इतना सिंपल भाषा में, इतना धीरे धीरे, इतना स्लो मोशन में बताते हैं ना, आप लोगों को यहां पर सेट हो जाता है बच्चों। और हम चाहते हैं कि आपका यहां पर हमेशा 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 के लिए सेट हो जाए, समझ गए। ठीक है, हम लोग नाक से सांस लेते हैं, समझ गए ना, नाक से सांस लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखते हैं आगे, तो ऐसे आगे हम आपको बताएंगे इस चैप्टर में, आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन देखते हैं बस जानकारी के लिए कितने बच्चे को नॉलेज है। बताइए तो मछली किस चीज के द्वारा सांस लेता है? मछली, मछली किस चीज के द्वारा सांस लेता है, जरा कमेंट करके आप लोग बताइए। मछली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ना बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मछली किस चीज के द्वारा सांस लेता है। अगर मछली के बारे में आप लोग जानते हैं कि मछली सर गिल्स के द्वारा सांस लेता है, आप लोग बोलेंगे कि सर मछली गिल्स के द्वारा, जिसको गलफड़ा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गलफड़ा भी बोलते हैं, समझ गए ना। हालांकि गलफड़ा अलग होता है, गिल्स ही आपको सही जवाब लगाना है। अच्छा अगर हम आपसे पूछें कि कॉकरोच के बारे में बताइए, कॉकरोच, ठीक है ना, कॉकरोच के बारे में बताइए, जिसको क्या बोलते हैं, बताइए कॉकरोच को क्या बोलते हैं? अरे लाल लाल कलर का नहीं देखे हैं, तिलचट्टा घर में बुलते चलता है, जिससे लड़कियां बहुत ज्यादा डरती है, समझ गए ना, लड़कियां खास करके बहुत ज्यादा डरती है उससे, लगता है कि जैसे डायनासोर आ गया, समझ गए ना। छिपकली से और कॉकरोच से, दो चीज से लड़कियां बहुत ज्यादा डरती है। हम हमेशा एक चीज नोटिस किए हैं, ऐसा लगता है ना कि जैसे मान लो कि डायनासोर आ गया अब तो निगल जाएगा, समझ गए। तो कॉकरोच जो होता है ना, वो किस चीज के सांस, किस चीज के द्वारा, ट्रैकिया के द्वारा, ध्यान रखिएगा, किस चीज के द्वारा, ट्रैकिया के द्वारा सांस लेता है। आगे हम आपको इन सब चीजों के बारे में विस्तार से बताएंगे, चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए। तो ऑक्सी और अनॉक्सी समझ गए। अब यहां से 5 नंबर का एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल 5 नंबर का, कि ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर होता है बताइए।
ठीक है, ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर होता है, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है परीक्षा में। तो ध्यान से समझिएगा, अब हम आपको बताने वाले हैं ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में अंतर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहला तो हम परिभाषा ही लिख देंगे। सबसे पहला अंतर परिभाषा, 5 अंतर लिखेंगे काफी है, मैक्सिमम है। 5 अंतर से ज्यादा लिखने का प्रयास मत करिएगा, कोई फायदा भी नहीं है, अगर लिखते हैं तो कोई नुकसान भी नहीं है। चलिए, ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सीश्वसन कहते हैं, यह बात सब लोग जानते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीश्वसन कहते हैं, यह बात सब लोग जानते हैं। और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अनॉक्सीश्वसन कहते हैं, यह बात भी आप सभी लोगों को पता है ना, सब लोगों को पता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न हो रहा है तो ऑक्सीश्वसन, और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न हो रहा है तो उसे अनॉक्सीश्वसन। क्रिया को ऑक्सी, यहां पर भी ऑक्सी लिख दिए हैं, यहां पर भी ऑक्सी लिख दिए हैं, गलत बात है, यहां पर अनॉक्सी होना चाहिए, अनऑक्सी। यहां पर इसको सुधार लीजिएगा, अनॉक्सी कर लीजिएगा, ठीक है ना, अनॉक्सी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब जरा देखिए ध्यान से, दूसरा है, इसे वायवीय श्वसन भी कहा जाता है। अभी हम आपको बताए ना, अभी हम आपको प्यारे बच्चों यहां पर बताए कि ऑक्सी का दूसरा नाम वायवीय है और अनॉक्सी का दूसरा नाम अवायवीय है। तो यह हमारा एक अंतर हो जाएगा, यह एक अंतर हो जाएगा कि इसे वायवीय श्वसन भी कहा जाता है और इसे अवायवीय श्वसन भी कहा जाता है। समझ गए? बताइए, यहां तक समझ में आया? समझ में आया? तो 2 अंतर तो एकदम हो गया आराम से। अच्छा, तीसरा देख लीजिए, इसमें विशाल जीव भाग लेते हैं। समझ गए ना, इसमें विशाल जीव, ऑक्सीजन जैसे हम हो गए विशाल जीव, मानव हो गया विशाल जीव, जीव जंतु गाय भैंस कुत्ता जानवर ये सब विशाल जीव, समझ गए। लेकिन सूक्ष्म जीव जो होता है ना, वो अनॉक्सी श्वसन करता है। समझ गए, सूक्ष्म जीव जो होता है वो क्या करता है, अनॉक्सी श्वसन करता है, यह बात ध्यान रखिएगा। चौथा, इसमें CO2 और जल का निर्माण होता है, याद रखिएगा, ऑक्सी श्वसन में CO2 और जल का निर्माण होता है और अनॉक्सी श्वसन में CO2 जल का निर्माण नहीं होता है। याद रहेगा ना, याद रहेगा, ऑक्सी में CO2 और जल का निर्माण होता है जबकि अनॉक्सी में CO2 और जल का निर्माण नहीं होता है। पांचवा, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण किसमें होता है, ऑक्सी में। क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूट रहा होता है, तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटेगा तो पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। समझ गए ना, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो पूर्ण ऑक्सीकरण। तो ऑक्सी के बारे में ध्यान रखिएगा, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अनॉक्सी के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, क्योंकि यह ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में टूट रहा होता है, इसलिए इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? अरे भाई, एक बच्चे ना बहुत देर से परेशान इस बात से हैं कि सर हम लोग फेफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं, नाक और मुंह तो बस एक रास्ता है। हम कहाँ यह बात बोले, हम फेफड़ा के बारे में क्या आपको नहीं बताए हैं? देखिए जरा ध्यान से, बीच में आप टोक दिए हैं तो जरा देख लीजिए, हम क्या फेफड़ा के बारे में आपको नहीं बता रहे हैं क्या, कि नाक की हवा जो होता है ना वो सीधे कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है। सीधे सीधे हम लिख दिए हैं, हवा जो होता है वो फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा के बाद कोशिका में जाता है, फेफड़ा उसे क्या करता है, हेमोग्लोबिन के साथ मिला करके कोशिका में भेजता है। यह बात तो हम भी बोल रहे हैं बबुआ, ठीक है ना, हम तो बार बार बोल रहे हैं, सांस तो हम मुंह से भी ले सकते हैं, नाक से भी ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में कहां पर जाता है, फेफड़ा में। यह बात बता रहे हैं, कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा लीजिए। समझ गए ना? चलिए, पांचवा अंतर हो गया, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। अब ध्यान रखिएगा, छठा, इसमें ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी कि जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है तो ज्यादा ऊर्जा मिलता है, ज्यादा ऊर्जा मिलता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग बैंक में अपना धन जमा करते हैं तो ये बताइए किस चीज के रूप में करते हैं? बैंक में जब रुपया पैसा जमा करते हैं तो रुपया नोट के रूप में जमा करते हैं ना, नोट के रूप में जमा करते हैं, जिसको अंग्रेजी में करेंसी बोलते हैं। हम बताइए, करते हैं कि नहीं करते हैं? नोट के रूप में जमा करते हैं ना, नोट के रूप में जमा करते हैं ना। अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से हम लोग धन
हम लोग धन को रुपया में जमा करते हैं, करेंसी में जमा करते हैं, वैसे ही ऊर्जा भी हमारे शरीर में जमा होता है, कोशिका में जमा होता है। और किस चीज के रूप में? एटीपी के रूप में जमा होता है। किस चीज के रूप में? एटीपी। एटीपी मींस, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए जल्दी जल्दी से। एटीपी का फुल फॉर्म, एटीपी का फुल फॉर्म बताइए, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। एटीपी का फुल फॉर्म बताइए। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रहेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनो, ए डी ई एन ओ, एडिनोसिन, एस आई एन ई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, टी आर आई पी एच ओ एस पी एच, क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई, पी एच ओ एस पी एच PHATE, ठीक है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ गए? यह होता है बच्चों एटीपी का फुल फॉर्म। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा जमा होता है वो किस चीज के रूप में होता है? एटीपी के रूप में। समझ गए ना, एटीपी के रूप में जमा होता है। इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, एटीपी इज द, एटीपी इज द करेंसी। समझ गए ना, एनर्जी करेंसी को हम लोग बोल सकते हैं, एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी इन द सेल। समझ गए? यानी कि प्यारे बच्चों, यानी कि एनर्जी करेंसी कहा जाता है, कोशिका के लिए एनर्जी करेंसी कहा जाता है। किसको? एटीपी को कहा जाता है। कोशिका के लिए ना एनर्जी करेंसी कहा जाता है एटीपी को। समझ गए? हाँ, एटीपी। तो जरा ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि इसमें ग्लूकोज के एक अणु जब टूटता है, ग्लूकोज तो ढेर सारा बनता है, जब ग्लूकोज का सिर्फ एक अणु टूटता है तो ऑक्सीश्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। 38 एटीपी मतलब सर कितना जूल, कितना होता है सर 38 एटीपी मतलब? अभी आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले ध्यान से सुन लीजिए। ऑक्सीश्वसन में जब ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज का एक अणु टूटता है तो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। वहीं जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज टूटता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज टूटता है, तो जाहिर सी बात है कि जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में टूट रहा है तो कम एनर्जी बनेगा। यानी कि इसमें जब ग्लूकोज का एक अणु टूटता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, यानी कि अनॉक्सी में, तो फिर सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा का ही निर्माण होता है। कितना? सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। समझ गए ना, सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण। अच्छा, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको कि पावर हाउस भी बोला जाता है। समझ गए ना, एनर्जी का पावर हाउस भी बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ध्यान रखिएगा। तो यह जो ऑक्सीश्वसन होता है कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। समझ गए ना, और यह कोशिका द्रव्य में होता है। समझ गए? यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यह क्या होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। को काट लीजिएगा यहां पर, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखिए, ठीक है? यह ध्यान रखिएगा। अभी हम आपको क्या बताएं, क्या बताया हम आपको कि यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या कोशिका द्रव्य में। अच्छा, अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो बता सकते हैं एक एटीपी ऊर्जा कितना कैलोरी के बराबर होता है? एक एटीपी ऊर्जा कितना कैलोरी के बराबर होता है? बताइए, कितना के बराबर होता है? फटाफट से बता दीजिए, एक एटीपी ऊर्जा कितना कैलोरी के बराबर होता है? कितने बच्चे बता सकते हैं? एक एटीपी बराबर, ध्यान रखिएगा, ईच एटीपी, इसको हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं ईच एटीपी, यानी कि जो प्रत्येक एटीपी होता है, प्रत्येक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, प्रत्येक मॉलिक्यूल जो होता है एटीपी का, ठीक है ना, प्रत्येक मॉलिक्यूल, प्रत्येक मॉलिक्यूल जो होता है वो कितना देता है? गिब्स 7200 कैलोरीज, ध्यान रखिएगा, गिब्स 7200 कैलोरीज। समझ गए ना, 72 यानी कि 7200 कैलोरी देता है सिर्फ एक एटीपी ऊर्जा। एक एटीपी ऊर्जा 7200 कैलोरी देता है। अगर इसको किलो कैलोरी में बदलेंगे, 7200 कैलोरी को बच्चों अगर हम लोग किलो कैलोरी में बदलेंगे तो लगभग लगभग ना, लगभग 73 किलो कैलोरी होता है। 73 किलो कैलोरी होता है, जिसको लगभग 8 भी हम लोग कभी कभी बोल देते हैं। समझ गए? 7.3 किलो कैलोरी। तो आज के बाद से अगर कोई पूछेगा एक एटीपी में कितना किलो कैलोरी, तो बताना है आपको 7.3 किलो कैलोरी।
समझ गए ना, 7.3 किलो कैलोरी। तो अब आप लोग को समझ में आ गया 7.3 किलो कैलोरी। तो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी इन द सेल, यानी कि सेल में क्या होता है, एनर्जी करेंसी। किसे कहा जाता है, एनर्जी करेंसी कहा जाता है एटीपी को, एटीपी को एनर्जी करेंसी। जिस तरीके से हम लोग अपने धन संपत्ति को बैंक में पैसा के रूप में जमा करते हैं, नोट के रूप में, पैसा के रूप में जमा करते हैं, करेंसी के रूप में जमा करते हैं, वैसे ही हमारे कोशिका में एनर्जी जो है ना वो एटीपी के रूप में जाकर के जमा होता है। किस चीज के रूप में, एटीपी के रूप में जाकर के जमा होता है। समझ गए, यहां तक आप लोग को समझ में आया, बताइए कितने बच्चे को समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आ गया है तब तो। समझ में आ गया? सारे बच्चे लाइक करिएगा भाई, लाइक सारे बच्चे अभी तक नहीं किए हैं। जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं ना, लाइक दबा करके कर दीजिए। जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं ना, लाइक जल्दी से कर दीजिए, जल्दी जल्दी से। रवि किशन पूछ रहे हैं कि सर एप्लीकेशन पर फी भी लगेगा? बिल्कुल लगेगा, एप्लीकेशन पर फी तो लगता है ना, एप्लीकेशन पर फी लगेगा। सारे बच्चे समझ गए यहां तक? किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं होगा आप लोगों को, किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं होगा? सर बायोलॉजी का चैप्टर 1 का 5th पार्ट एप्लीकेशन पर नहीं है सर, बायो का चैप्टर 1 का 5th पार्ट। ओके ठीक है, हम उसको अपडेट कर देंगे, अपडेट हम कर देंगे। यहां तक सारे बच्चे समझ गए ना? अगर आपसे ऑक्सी और अनऑक्सी में अब अंतर पूछा जाएगा तो हो जाएगा ना, बताइए। ऑक्सी और अनऑक्सी में अगर अंतर पूछा जाएगा तो हो जाएगा ना, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, हो जाएगा, हो जाएगा? अगर हो जाएगा भाई तो पूरे एकदम जोश जुनून के साथ बोलिए ना कि हाँ सर हो जाएगा, एकदम बोलिए। अच्छा, अब एक चीज बात आप लोग ध्यान रखिएगा, यह तो आप लोग लिख ही लेंगे ना, 5 अंतर लिखना है, 5 अंतर 6 अंतर लिखेंगे, यहां पर तो हम 7 अंतर लिखा दिए हैं। आप कोई भी 5 अंतर याद रखिएगा, काम चल जाएगा। कोई भी 5 अंतर आप लोग याद रखिएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। सूरज गुप्ता कौन है, लिख रहे हैं कि सर हमें अब छुट्टी चाहिए। छुट्टी चाहिए तो जा सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे भी क्लास तो 5-7 मिनट में खत्म ही होगा, छुट्टी चाहिए तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब बच्चों हम आपको अगली क्लास में ये बताएंगे, अगली क्लास में अब हम आपको ये बताएंगे कि आखिर कोई व्यक्ति जब दौड़ता है, देखिएगा जब पहला पहला दिन दौड़ना शुरू करिएगा ना, जब पहला पहला दिन आप दौड़ना शुरू करिएगा तो आप लोग देखते होंगे यहां पर, यहां पर, इसके अलावा जांघ में, यहां पर, समझ गए ना, कमर में, यहां पर, बाजू में, यहां पर, ये सब जगह पर ना भरपूर दर्द देता है, भरपूर बहुत ज्यादा दर्द देगा। कोई हार्ड काम करिएगा, जैसे हथौड़ा से अगर पत्थर तोड़ने का काम करिए, इस तरीके से अगर हथौड़ा से पत्थर तोड़ने का काम करिएगा ना, तो ये जो बाजू है ना आपका, ये वाला जो आपका बाजू है यहां पर, ये भरपूर दर्द देगा, बहुत ज्यादा दर्द देता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, यह हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। समझ गए ना, क्यों होता है। और अगर आप लोग जानते हैं कि क्यों होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ध्यान से सुन लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर कौन सा ऐसा अम्ल है, कौन सा ऐसा अम्ल है जिस अम्ल की वजह से यह दर्द हमें देता है। समझ गए ना, आखिर कौन सा ऐसा अम्ल है जिसके वजह से हमें दर्द देता है, ठीक है। कौन सा ऐसा अम्ल है जिसके वजह से हमें यह सब दर्द देता है, समझ गए ना। बताइएगा किस अम्ल की वजह से हमारा यहाँ पर कंधा दर्द देता है जब कोई हार्ड काम करते हैं, ठीक है। दौड़ते हैं तो पूरा जांग आगे वाला, मतलब जहां जहां मांस वाला हिस्सा है ना, मांसपेशी, यहाँ पर बाजू हो गया, ये सब दर्द देता है। अच्छा, आप लोग को अगले क्लास में हम यह भी बताएंगे कि जब हम लोग दौड़ते हैं तो इस तरीके से मुंह फाड़ करके एकदम सांस क्यों लेते हैं, मुंह बंद करके हम लोग सांस क्यों नहीं ले सकते हैं। जब हम लोग दौड़ते हैं तो इस तरीके का मुंह एकदम खुल जाता है, पूरा हांफने लग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। यह सब कुछ हम आपको बच्चों अगली क्लास में बताएंगे। श्वसन पढ़ा रहे हैं ना, तो बबुआ एकदम जड़ से कवाड़ेंगे, समझ गए ना। श्वसन पढ़ा रहे हैं ना, एकदम जड़ में लेकर के जाएंगे। आपको श्वसन के बारे में ना इतना इतना सा पता होना चाहिए, इस तरीके से आपको पढ़ाई करवाएंगे, समझ गए। लैक्टिक अम्ल के कारण, बहुत सारे बच्चे जवाब भी बताना शुरू कर दिए कि सर लैक्टिक अम्ल के कारण होता है।
अब लैक्टिक अम्ल के कारण जो बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब 100% सही है। लैक्टिक अम्ल के कारण ही होता है बच्चों, बिल्कुल आपका जवाब सही है। ठीक है ना, लैक्टिक अम्ल के कारण जो बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप छोटे खान सर हैं, हो सकता है आपकी नजर में। ठीक है, अम्ल की वजह से दर्द देता है, अम्ल की वजह से दर्द देता है, हमको भी पता है। आप लोग बताइएगा अगली क्लास में कि आखिर यार मुंह फाड़ करके हम लोग क्यों हंपते हैं। जब हम लोग खूब दौड़ते हैं, सुबह सुबह में एक्सरसाइज करके खूब जब दौड़िएगा ना, तो देखिएगा कि एकदम मुंह फाड़ करके इस तरीके से हंपना शुरू कर देते हैं, एकदम हंपते हैं ना। क्यों क्यों, इसका रीजन हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन पहले आप लोग कमेंट करके यह बता दीजिए कि आज का क्लास कितने बच्चे को अच्छा लगा। बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको आज का क्लास बिल्कुल अच्छा लगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास कितने बच्चे को अच्छा लगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने बच्चे को आज का क्लास अच्छा लगा, कितना समझ में आया। 4 ऑप्शन देते हैं हम, कम से कम 80% तो समझ में आया ही होगा। 80%, 85%, 90%, और जब 90 समझ गए हैं तो सीधे सीधे 100%। यह 4 ऑप्शन है आपके पास। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितना प्रतिशत समझ में आया। हमें तो पूरा भरोसा है कि आप लोगों को 100% समझ में आया होगा। ठीक है ना, लेकिन कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब प्यारे बच्चों अगली क्लास में हम आपको जबरदस्त तरीके से सब कुछ पढ़ाएंगे। सर आपकी यूट्यूब पर पढ़ा है, पीडीएफ एप्लीकेशन पर नहीं मिल। अरे भाई एप्लीकेशन पर पीडीएफ इसका श्वसन चैप्टर का नहीं दिए हैं, दे देंगे हम आपको। ठीक है ना, दे देंगे हम आपको। सर आप बोले थे 800 के हो जाएगा तो केक काटेंगे। केक तो बाबू काटेंगे, जरूर काटेंगे। अगर नहीं अभी नहीं तो अगले संडे को काटेंगे। ठीक है, लेकिन जरूर कटेगा। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा एक बात का कि हम पहले काम को वैल्यू देते हैं, इंजॉय को बाद में रखते हैं। इसलिए चूंकि इस बार नया स्टूडियो लग रहा था, पूरा व्यस्त थे 11th 12th के क्लास लेने में, तो इसलिए ना हम बहुत ज्यादा व्यस्त थे, तो इस वजह से केक नहीं काट पाए। समय मिलेगा हम बिल्कुल काटेंगे। पहले हम काम को प्रायोरिटी देते हैं, ऐसा नहीं कि काम है उसको छोड़ छाड़ दो और पहले केक काटना शुरू कर दो, जश्न मनाओ। नहीं, पहले काम तब जश्न, समझ गए ना। जश्न को हम लोग सेकंड प्रायोरिटी देते हैं, पहला प्रायोरिटी हमारा क्या होता है, काम का ही होता है। तो बिल्कुल केक कटेगा, आप लोग के सामने कटेगा, समझ गए। चलिए हो गया ना। यहां तक सारे बच्चे को समझ में आ गया, समझ गया। हाँ समझ में आ गया ना। तो चलिए प्यारे बच्चों इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन जाते जाते हम फिर से आपसे एक बार कहेंगे कि जो बच्चे अभी तक इस वाले बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं, जो बच्चे अभी तक इस वाले बैच में अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं ना, तो अभी भी मौका है आपके पास, ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि पूरा चैप्टर आपका वहीं पर चलेगा, यहां पर तो सिर्फ पहला चैप्टर चलेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कोई एक सब्जेक्ट हम बहुत तो यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, और सोशल साइंस में हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और आपदा प्रबंधन में कोई एक सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। बाकी आप लोग चिंता मत करिए, बाकी आप लोग को वहीं पर पढ़ाई होगा, यानी कि एप्लीकेशन पर ही। हिंदी वहीं पर होगा, पूरा संस्कृत वहीं पर होगा, ग्रामर वहीं पर होगा, सब कुछ वहीं पर होगा। आप लोग को बिल्कुल भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एप्लीकेशन पर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आप लोग इधर देख लीजिए और जल्दी जल्दी से हो गया ना। हम वहीं पर सब कुछ आपको लोग को मिल जाएगा। और एक बात बता देते हैं आपको, एक बात हम आपको बता देते हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर क्लास में 5-7 मिनट 10 मिनट का लेट हो ना, तो आप लोग बिल्कुल भी उबिएगा मत, क्योंकि क्लास ढेर सारा रहता है। 11th वालों का, 12th वालों का, 10th वालों का, बहुत सारा क्लास रहता है ना। तो इस वजह से 2-4-5 मिनट 10 मिनट मैनेज करने में उसको ना लेट हो जाता है। तो बिल्कुल आप लोग उसके लिए मत हड़बड़ाइएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जाते जाते आप लोग एक बार कम से कम वीडियो को लाइक करके जाइए, वीडियो को लाइक करके जाइए। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहां से आपको जबरदस्त तरीके से बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहां से बैच आप लोग बैच परचेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, दोनों में से किसी भी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्या समाप्त कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।